चलिए एक जाने पहचाने दृश्य की कल्पना करते हैं। स्कूल का सालाना जलसा है, मंच पर रोशनी है और और पर्दे के पीछे एक छात्र है जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं। उसे मंच पर जाने से डर लगता है, लेकिन उसे नाटक में मुख्य भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। या वो बच्चा, सोचिए, जो कैनवस पर रंग बिखेरना चाहता है पर उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला थमा दिया गया है। ये जो प्रोत्साहन और दबाव के बीच की एक धुंधली सी रेखा है ना, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी बातचीत का विषय यही है, छात्रों पर स्कूल, शिक्षक और माता-पिता की तरफ से सह पाठ्यक्रम गतिविधियों मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए बनाया जाने वाला दबाव। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या कितनी गहरी है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा गतिविधियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अम, उस तरीके के खिलाफ है जिससे उन्हें लागू किया जाता है। जब किसी बच्चे की भागीदारी उसकी पसंद ना होकर एक जिम्मेदारी बन जाती है, तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला वही अनुभव चिंता और बोझ में बदल जाता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस भागीदारी को एक सकारात्मक अनुभव कैसे बनाया जाए, न कि एक सजा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम दबाव कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ डांट टपट तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बाहरी मजबूरी है, एक ऐसी स्थिति जहां एक छात्र को ऐसी गतिविधि में धकेल दिया जाता है जिसमें या तो उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, या वो उसके लिए तैयार नहीं है, या शायद उसमें उसकी स्वाभाविक क्षमता ही नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक एहसास है। ये महसूस करना कि आपकी अपनी पसंद का कोई मूल्य नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल यही। पर यह तो बड़ी अजीब बात है। जिन गतिविधियों का मकसद ही बच्चे की रचनात्मकता और खुशी को बढ़ाना है, वही जब अनिवार्य हो जाती हैं। तो वो उसके मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती हैं। हाँ, क्या हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज से बच्चे को क्रिएटिव बनना था, उसी को अनिवार्य करके हम उसकी क्रिएटिविटी ही खत्म कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। यही तो इस समस्या का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का पूरा विचार आत्म अभिव्यक्ति और खोज पर आधारित है। मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ। हम्म। लेकिन जब इसमें तुम्हें ये करना ही होगा का तत्व आ जाता है, तो खोज की सारी खुशी ही खत्म हो जाती है। ये एक एडवेंचर से एक होमवर्क असाइनमेंट में बदल जाता है। और मुझे लगता है कि कई बार बड़े बुजुर्ग इस बारीकी को समझ नहीं पाते। उनके लिए अगर बच्चा हिस्सा ले रहा है तो मतलब सब ठीक है। हाँ, क्योंकि वयस्क अक्सर भागीदारी को ही सफलता का पैमाना मान लेते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा मंच पर है या खेल के मैदान में है, और उन्हें लगता है कि काम हो गया। वे बच्चे के अंदरूनी हालत को नजरअंदाज कर देते हैं, और नतीजा ये है कि बाहर से तो सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे का भावनात्मक तनाव बढ़ता है। और उसकी सीखने की जो अंदरूनी इच्छा होती है, वो धीरे धीरे मरने लगती है। ये तो साफ है कि दबाव एक बड़ी समस्या है, पर सोचने वाली बात यह है कि ये आता कहाँ से है? क्या इसके लिए सिर्फ माता-पिता जिम्मेदार हैं या स्कूलों की भी इसमें कोई भूमिका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका कोई एक विलन नहीं है। ये एक पूरा जाल है, और इसकी शुरुआत अक्सर स्कूल से ही होती है। कई स्कूल एक प्रदर्शन उन्मुख संस्कृति, मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर में काम करते हैं। अच्छा। उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रैंकिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। उन्हें इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में ट्रॉफी जीतनी है, अपने सालाना जलसे को शानदार दिखाना है। लेकिन क्या ये हमेशा गलत होता है? कभी-कभी थोड़ा सा धक्का देना क्या बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए जरूरी नहीं होता? हो सकता है जिस बच्चे को मंच से डर लग रहा था, वो एक बार कोशिश करने के बाद एक बेहतरीन एक्टर बन जाए। आपका सवाल बहुत जायज है, और यहीं पर प्रोत्साहन और दबाव का अंतर समझना जरूरी है। धक्का देना तब तक सही है जब तक बच्चे के पास ना कहने का विकल्प सुरक्षित हो। लेकिन जब स्कूल की नीति ही अनिवार्य भागीदारी की हो, यानी कुछ कार्यक्रमों में हर किसी को हिस्सा लेना ही पड़ेगा, तो वो विकल्प खत्म हो जाता है। तब ये छात्र के विकास के बारे में नहीं, बल्कि संस्था के प्रतिनिधित्व के बारे में हो जाता है। बिल्कुल, और कुछ शिक्षक भी अपनी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखाने के लिए होनहार बच्चों पर लगातार हिस्सा लेने का दबाव बनाते हैं। ये दिक्कत सिर्फ एक दो लोगों की नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम की बन जाती है। मतलब स्कूल अपनी छवि के लिए बच्चे की व्यक्तिगत भलाई को दांव पर लगा देते हैं, और मुझे लगता है यही दबाव फिर घर तक भी पहुंचता है। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे बड़ा स्रोत माता-पिता ही हैं। हम्म। कई माता-पिता के लिए
बच्चे की उपलब्धियां उनकी अपनी सामाजिक स्थिति का प्रतीक बन जाती हैं। वे बच्चे की भागीदारी को सीधे सीधे उसकी भविष्य की सफलता या अच्छे कॉलेज के एडमिशन से जोड़कर देखते हैं। हाँ, वो शर्मा जी के बेटे वाली रेस जो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, बिल्कुल वही। ये सिर्फ तुलना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कई बार ये माता पिता की अपनी पहचान का विस्तार बन जाता है। बच्चा उनके लिए एक प्रोजेक्ट बन जाता है और दूसरे बच्चों की सफलता उन्हें अपने प्रोजेक्ट के पिछड़ने का डर दिलाती है। इसके अलावा कुछ माता पिता इतने ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं कि उन्हें डर लगता है कि उनका बच्चा कोई अवसर चूक न जाए। इस डर में वे बच्चे के हर फैसले में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि बच्चे की अपनी आवाज ही दब जाती है। ये तो बाहरी दुनिया की बात हुई। क्या कभी-कभी समस्या बच्चे के अंदर भी होती है? मतलब वो दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये भी तो मायने रखता होगा। निश्चित रूप से ये तीसरा कोण है। हर बच्चा दबाव को एक जैसा महसूस नहीं करता। कुछ बच्चे बड़ों को खुश करने की इतनी ज्यादा इच्छा रखते हैं कि वे अपनी नाखुशी को व्यक्त ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना किया तो उनके माता पिता या शिक्षक निराश हो जाएंगे। इसे फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग एल्डर्स कहते हैं। और शायद कुछ बच्चों में अपनी बात रखने का आत्मविश्वास भी कम होता है। सही पकड़ा आपने। उनमें असर्टिवनेस यानी अपनी बात को दृढ़ता से लेकिन विनम्रता से रखने का कौशल कम होता है। नहीं कहना उन्हें बदतमीजी लगती है, जबकि ये आत्मसम्मान की निशानी हो सकती है। और एक और दिलचस्प बात है, कभी-कभी बच्चे की पिछली सफलता ही उसकी दुश्मन बन जाती है। सोचिए, किसी बच्चे ने एक बार गायन प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर दिया। अब स्कूल और घरवाले उससे हर प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद करने लगते हैं, भले ही अब उसकी रुचि किसी और चीज में हो। तो उसकी एक सफलता उसके लिए एक पिंजरा बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। वाह, तो ये तो एक चक्रव्यूह जैसा है। स्कूल, घर और बच्चे की अपनी मानसिकता तीनों मिलकर इस जाल को बुनते हैं। तो फिर एक माता पिता या शिक्षक के तौर पर इसे पहचाना कैसे जाए? वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि बच्चा प्रोत्साहन नहीं बल्कि दबाव महसूस कर रहा है? इसके संकेत बहुत साफ होते हैं अगर हम ध्यान से देखें। सबसे पहला संकेत है व्यवहार में बदलाव। किसी कार्यक्रम या प्रतियोगिता से ठीक पहले बच्चे का हिचकिचाना, पेट में दर्द का बहाना बनाना या बहुत ज्यादा चिंतित दिखना। अच्छा। अभ्यास या तैयारी के दौरान उसमें उत्साह की साफ कमी दिखाई देगी। वो बस किसी तरह समय काट रहा होगा। और इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी तो पड़ता होगा। जरूर। जबरदस्ती की गतिविधियों में समय और ऊर्जा लगने से अक्सर बच्चों का अकादमिक प्रदर्शन गिरने लगता है। वे आपसे सीधे सीधे शिकायत भी कर सकते हैं, मैं थक गया हूँ या मुझसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इसके अलावा भावनात्मक संकेत भी होते हैं, जैसे बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना या खुद को सबसे अलग कर लेना। ये सब खतरे की घंटियां हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी बच्चे को जबरदस्ती किसी चीज में डाला जाता है तो वो उस चीज से ही नफरत करने लगता है, भले ही उसमें वो अच्छा हो। ऐसा क्यों होता है? ये तो तर्क के खिलाफ लगता है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। असल में मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। ये सिद्धांत कहता है कि हर इंसान की 3 बुनियादी जरूरतें होती हैं: स्वायत्तता, क्षमता और जुड़ाव। स्वायत्तता का मतलब है ये महसूस करना कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, आप कंट्रोल में हैं। अपनी मर्जी का मालिक होना। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आप किसी से उसकी पसंद छीन लेते हैं, आप उसकी सबसे बुनियादी जरूरत पर हमला करते हैं और नतीजा उसकी उस काम को करने की अंदरूनी इच्छा, जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। मतलब भले ही वो उस काम में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि वो उसका अपना फैसला नहीं था, इसलिए वो उसे अपनाएगा नहीं। सही बात है। और यहीं पर कार्ल रॉजर्स का सिद्धांत भी लागू होता है। वो कहते थे कि इंसान का वास्तविक विकास बिना शर्त सकारात्मक सम्मान के माहौल में होता है। यानी तुम जैसे भी हो, जो भी चुनते हो, हम तुम्हें प्यार और सम्मान देंगे। लेकिन जब सम्मान शर्तों पर आधारित हो जाता है, तुम इसमें हिस्सा लोगे तभी हम खुश होंगे, तो ये विकास को रोक देता है। ये बच्चे को एक संदेश देता है कि उसकी कीमत उसकी उपलब्धियों में है, उसके अपने अस्तित्व में नहीं। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां समस्या है वहां समाधान भी होगा। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए, सबसे पहले उस छात्र के नजरिए से सोचते हैं, वो खुद क्या कर सकता है। छात्र के स्तर पर सबसे जरूरी कौशल है असर्टिवनेस स्किल्स, यानी दृढ़ता कौशल विकसित करना। इसका मतलब है
अपनी पसंद और नापसंद को सम्मानपूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखना। जैसे कि मैं जानता हूं आप चाहते हैं कि मैं वाद विवाद में हिस्सा लूं, लेकिन मेरी रुचि विज्ञान प्रदर्शनी में ज्यादा है। क्या मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं? मतलब बड़ों को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात रखना। हाँ, और ये मानसिकता भी बदलनी होगी कि नहीं कहना गलत है। सही बात है। नहीं को आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर के एक रूप में देखना होगा। ये समझना कि किसी गतिविधि को मना करना अवज्ञा या आलस नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता है। और अगर बच्चा खुद ये नहीं कर पा रहा है, तो उसे स्कूल काउंसलर से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो हुई छात्र की बात, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब स्कूल और माता-पिता अपनी सोच बदलेंगे। उनके लिए क्या सलाह है? यहाँ पर मानसिकता को लागू करने से सक्षम बनाने की ओर बदलना होगा। स्कूलों को विकल्पोन्मुख नीतियां अपनानी चाहिए। अनिवार्य भागीदारी के बजाय छात्रों को गतिविधियों का एक बुफे दें, जहां से वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार चुन सकें। ये एक बेहतरीन सुझाव है। और हमारे उस छात्र के बारे में क्या, जो मंच से डरता है? अगर उसे अभिनय नहीं करना, तो क्या उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं? यहीं पर वैकल्पिक मान्यता प्रणाली का विचार आता है। सफलता का मतलब सिर्फ मंच पर होना नहीं है। जो बच्चा मंच के पीछे बेहतरीन लाइटिंग डिजाइन करता है या जो पूरे कार्यक्रम का समन्वय करता है, उसके प्रयास को भी उतनी ही सराहना मिलनी चाहिए। स्कूल को मंच के पीछे के नायकों को भी सम्मानित करना चाहिए। सही। साथ ही शिक्षकों को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि कब उनका प्रोत्साहन दबाव में बदल रहा है। और अंत में माता-पिता, वो उस शर्मा जी के बेटे वाली रेस से कैसे बाहर निकलें? सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है तुलना से बचना। ये समझना कि हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी एक यात्रा है। दूसरा, उपलब्धि के बजाय प्रयास पर ध्यान दें। बच्चा प्रतियोगिता जीता या हारा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने उस प्रक्रिया में क्या सीखा। क्या उसने टीम वर्क सीखा? और बच्चे की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है ना? सबसे ज्यादा जरूरी, बच्चे की भावनात्मक सीमाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। अगर वो कह रहा है कि वो थक गया है या अभिभूत महसूस कर रहा है, तो उसकी बात सुने। उसे विश्वास दिलाएं कि आपकी मोहब्बत उसकी ट्रॉफियों पर निर्भर नहीं करती। दीर्घावधि में अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रम यानी पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बहुत मदद कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि प्रोत्साहन और दबाव के बीच का अंतर सिर्फ एक शब्द में छिपा है: चुनाव। सच्चा विकास और आत्मविश्वास जबरदस्ती की भागीदारी से नहीं, बल्कि स्वायत्ता, उत्साह और अंदरूनी प्रेरणा से आता है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे शोध में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जब बच्चों को अपनी गति, अपने जुनून को खोजने और उसका पालन करने की आज़ादी दी जाती है, तो वे वास्तविक आत्मविश्वास, रचनात्मकता और अपनी उपलब्धियों पर स्वामित्व की भावना विकसित करते हैं। और ये गुण किसी भी ट्रॉफी या प्रमाण पत्र से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और आज की ये चर्चा एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। आज हमने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की बात की, लेकिन सोचिए, एक युवा व्यक्ति के जीवन के और कितने क्षेत्र हैं, चाहे वो करियर का चुनाव हो, दोस्ती हो या व्यक्तिगत रिश्ते, जहां अच्छे इरादे वाला प्रोत्साहन एक हानिकारक दबाव की रेखा पार कर जाता है। और स्वायत्ता का ये सिद्धांत वहां कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।